हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग स्फेयर चैप्टर का न्यूमेरिकल, यानी कि बेसिकली स्फेयर चैप्टर के बारे में हमने पढ़ रखा है कि कौन कौन सा फॉर्मूला है, कैसे कैसे वो फॉर्मूला आया, ये सारे को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो बाकी रह गया था, जो कि आज के क्लास में करेंगे। तो पिछले क्लास का वीडियो यानी कि स्फेयर के बारे में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था बेसिक सारा चीज़, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि अगर आपने नहीं देखा है और आपको स्फेयर के बारे में नहीं पता है तो पहले आप उसको देख लो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स करो। ये न्यूमेरिकल्स जो है वो आपकी एक्सरसाइज से यानी गणित प्रकाश बुक से ये न्यूमेरिकल्स है, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस रहता है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का यहाँ पे दे रखा है, दैट इज के इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल इज ₹431.20 at ₹17.50 per centimeter square, let us write by calculating the length of diameter of the ball। यानी कि एक लेदर का बॉल है, उस बॉल को बनाने में जो टोटल खर्च आया है वो आया है आपका 431.20 रुपये और बोला ये जा रहा है कि हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना है आपका 17.50 रुपीस। ठीक है, तो ये आपका डेटा दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि जो आपका बॉल है, जो आपके पास लेदर का बॉल है, उसका डायमीटर क्या है, ये बताइए मुझे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। देखो, एक लेदर का आपके पास क्या है, बॉल है। ओके, अब जब एक लेदर का बॉल है और उसको टोटल कॉस्ट अगर आप देखो तो कितना लग गया भाई, तो टोटल कॉस्ट जो हम लोगों को लगा है उस चीज को बनाने में वो कितना लगा है आपका ₹431। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं ताकि हम लोग वहां पे लिख पाए। ओके, तो ये हो गया ₹431 पॉइंट कितना लगा है हमें, तो ₹431.20 इतना पैसा टोटल हमें लगा है इस लेदर बॉल को बनाने में। जो कि आपका क्या, लेदर बॉल मतलब क्या, एक गोल सा बॉल होगा, यानी कहीं ना कहीं स्फेयर के बारे में बात कर रहा है, ये चीज भी आपको समझना है। ओके, तो टोटल कॉस्ट इतना लगा है और कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगा है भाई, तो कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लग गया है 17.50 यही लगा है। तो आप एक दिमाग लगाकर देखो कि आपको टोटल मान लेते हैं कि आपने 400 रुपए का पेन खरीदा। ठीक है, आपने 400 रुपए का पेन खरीद लिया और मैंने बोला कि एक पेन का जो प्राइस था वो 20 रुपए था। ठीक है, 20 रुपए पर पेन। तो अब यहां से आप क्या टोटल कितना पेन है वो निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे भैया, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। तो सेम वही लॉजिक आप यहां पे अप्लाई करो जो यहां पे आपको इस वाले में दिख रहा है, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट पता है कि टोटल कॉस्ट कितना लगा है उस स्फेयर को क्या करने में, बनाने में। तो और आपको यह भी पता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कितना खर्च है। यानी अगर उस स्फेयर का हम छोटा सा एक टुकड़ा ले लें, यानी मान लो उस स्फेयर का ये वाला हिस्सा ले लें और ये वाला हिस्सा मान लेते हैं क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस हिस्सा को, इस छोटे से हिस्सा को बनाने में जो है वो 17.50 पैसे लगे हैं और ऐसा इसमें पूरा भरा हुआ है पॉइंट। ठीक है, यानी ये वाला छोटा सा पार्ट बनाने में इतना लगा है, तो ये टोटल पार्ट बनाने में कितना लगा है, टोटल पार्ट बनाने में 431 रुपए लगा है। तो हम लोग क्या ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे जो इस बॉल, ये जो बॉल आप देख रहे हो, इस बॉल का एक्चुअल में जो है आपका सरफेस एरिया कितना है वो हम लोग बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। जैसे अगर आप यहां पे देखो तो आपके पास टोटल 400 रुपए का आपने पेन खरीदा था और 20 रुपए पर पेन आपका प्राइस था। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने टोटल कितना पेन जो है वो खरीदा होगा 400 में, तो आप बोलोगे भैया 400 रुपए मेरे खर्च हो गए और एक पेन का प्राइस था 200, तो मैं क्या करूंगा 400 डिवाइडेड बाई 200 कर दूंगा। ठीक है, और यहां से मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो टोटल पैसा, टोटल जो मैंने पेन खरीदा है वो कितना पेन है, 20 पेन मैंने खरीदा है। ठीक है, अगर वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम एग्जैक्टली जो वहां पे हम लोगों ने अप्लाई किया वही कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि जो हमारा एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, हमारा सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा आपका 431.20 डिवाइडेड बाई 17.50। अब यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, हमें टोटल कॉस्ट लगा है 431.20 और हमें एक सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर किस चीज को बोलते हैं, एरिया को बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को बनाने में कितना खर्च हो गया है, 17.5 यानी 17.50 रुपए। तो टोटल कितना सरफेस एरिया है यहाँ पे वो हम लोग निकाल पाएंगे बिल्कुल, और उसको निकालने का ये रहा फॉर्मूला, यानी ये रहा तरीका
टोटल कितना पैसा लगा और एक छोटा सा पार्ट बनाने में कितना पैसा लगा, तो हम लोग ये पता कर पाएंगे कि टोटल है कितना पार्ट उसमें। तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ झट से, ताकि टाइम ना लगे। बाकी आपको तो भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है नहीं, आपको तो हाथ से करना है। तो 431.20 डिवाइडेड बाई 17.50, तो यहाँ पे 24.64 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24.64। ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके बारे में, स्फीयर के बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वी नो दैट हम लोगों को पता है ये चीज कि जो आपका सरफेस एरिया होता है किस चीज का, स्फीयर का, जो आपका टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो एक्चुअल में 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि जो आपका 4 पाई आर स्क्वायर है वो कुछ नहीं बल्कि बराबर है आपका 24.64 के। बिल्कुल भैया बराबर है। तो अब यहां से आप क्या आपने एक इक्वेशन बना लिया और इस इक्वेशन के हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, आर निकाल लोगे। आओ हम लोग देखते हैं निकल पाता है या नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, और 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो चीज वहां लिखा था पहले कॉपी कर लेते हैं, 24.64। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24.64, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट आर स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो 24.64 की जगह पे हम लोग इतना ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ जो है वो 4 यहाँ पे नीचे आ गया, तो मैं नीचे 4 लिख देता हूँ। और 22/7 की जगह पे 7/22 हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जस्ट आपका यहाँ पे पाई जो है वो डिवाइड में चला जा रहा है, तो 22/7 की जगह पे 7/22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप आर स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे कितना आ रहा है मेरा, तो आप फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो हो जाएगा 2464 इंटू 7। तो ऊपर में आ गया आपका 17,248 और नीचे आपका आ गया डिवाइडेड बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 4 इंटू 22, यानी कि 8800। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। 17,248 डिवाइडेड बाई 8800, तो आपका 1.96 आ रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 1.96 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है वो क्या आ गया, 1. ये आ गया आपका 1.96। ठीक है, अब जब इसको आप आर करेंगे तो ये रूट अंडर 1.96 चला जाएगा। तो जब रूट अंडर 1.96 जाएगा तो वैल्यू बाहर में क्या निकल जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, आपने यहाँ से रेडियस निकाल लिया। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में पूछा है डायमीटर ऑफ द बॉल, तो आप इसको क्या करेंगे, डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस के डबल, तो आप डायमीटर निकालेंगे और डायमीटर इज इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, सिंपली 2r। इसका मतलब क्या हो गया, 2r का मतलब होता है आपका 2 इंटू 1.4, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आपका 2.8 के बराबर। तो ये रहा आपका 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना था, यहाँ पे दिमाग सिंपल ये लगाना था कि आपको जो है वो टोटल प्राइस दे रखा था, यानी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए कितना प्राइस लगा है एग्जैक्ट आपको वो यहाँ पे दे रखा है टोटल। ओके, और आपको ये भी पता है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना खर्च हुआ है, तो आपने ये निकाल लिया कि टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो उसमें मटेरियल है, या फिर टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्या है, आपका सरफेस एरिया। तो इसका मतलब आपने सरफेस एरिया निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूला में आपने इक्वेट करके वहां से एक इक्वेशन बना के आर आपने निकाल लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर एंड लेट अस फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल। यानी कि एक आपके पास क्या है, एक आयरन का बॉल है। ठीक है, तो एक आयरन का बॉल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब यहाँ पे ये जो एक आयरन का बॉल है, इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे इसका रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कितना सेंटीमीटर क्यूब आयरन जो है वो उसमें है, यानी कि बेसिकली वॉल्यूम पता करना है हमें इस किसी भी बॉल में। या फिर आप मान लो आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास में मैं ये बोल दूं कि उस ग्लास में कितना वाटर है, तो उसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि उस ग्लास का वॉल्यूम कितना है, जितना उस ग्लास का वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें वाटर होगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आप कंपेयर करो कि आपके पास एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और वो बॉल पूरा सॉलिड है, यानी उस बॉल के बीच में गड्ढा नहीं है, पूरा भरा हुआ वो बॉल है, सॉलिड बॉल है। ठीक है, हॉलो नहीं है। तो वो सॉलिड बॉल में कितना मटेरियल यूज हुआ है वो एक्चुअल में क्या होगा, वो एक्चुअल में उस बॉल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रेडियस पता है तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके,
और वॉल्यूम आपको मैंने इसके पिछले क्लास में यानी कि जो स्फेयर का क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब पुट करेंगे। यहीं पे हेमी स्फेयर रहता तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जस्ट इसका आधा हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, निकालेंगे 4/3 पाई और आर क्यूब के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग पाई के जगह पे 22/7 पुट कर देते हैं। तो फटाफट से हम लोग पाई के जगह पे 22/7 यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आर क्यूब के जगह पे हम लोग 2.1 का क्यूब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू है 4/3 इंटू 22/7 इंटू, देखो 2.1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, यही हो रहा है ना, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख दिया सेम चीज़, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो आप काट कूट कर सकते हो, जैसे 7 3 21 और ऊपर का 21 कट गया। अब सिंपली क्या करो, आप कैलकुलेट कर लो। तो 4 हो गया इंटू 22 हो गया इंटू 21 हो गया और फिर से 21 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 1000, डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो आपका निकला है वो कितना निकला है, वो निकला है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया इसका वॉल्यूम। दूसरा चीज अगर आप देखें तो क्वेश्चन में एक और चीज बोला है जो कि है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्फेयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात जो है वो एग्जैक्टली बराबर है। क्यों, क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस भी यही वाला पोर्शन है और इसका टोटल सरफेस भी बोलूंगा तो यही वाला पोर्शन होगा, कहीं से नया पोर्शन तो आएगा नहीं, राइट। तो कर्व्ड सरफेस बोला जाए या फिर आपका नॉर्मली आपको टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, बात स्फेयर के केस में एक ही होगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। अब यहाँ पे 4πr² हमारा है, हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 22/7 पुट करेंगे फटाक से, और इसके बाद r² के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, जो हमारे पास r का वैल्यू है दैट इज 21/10, ये हो गया 2.1 इंटू 21/10 यानी 2.1, यानी कि 2.1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चाहो तो 7 3 21 आपने कट कर दिया और इसके बाद इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, यानी कि 55.44 आ रहा है। कितना आ रहा है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ आया हो कि कैसे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जस्ट आपको डेटा गिवन था और उस डेटा से आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था और एज वेल एज आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना था। दोनों का फॉर्मूला पता है, जस्ट पुट करो और आंसर आ जाएगा तुरंत आपका। इसके बाद का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 स्फीयर इज मेड ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 स्फीयर है। स्फीयर नंबर 1 ये है, स्फीयर नंबर 2 ये है और स्फीयर नंबर 3 ये है, ठीक है। इन तीनों स्फीयर को क्या किया जा रहा है, इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है। इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, ठीक है। इस वाले स्फीयर का अगर हम लोग रेडियस देखें तो इस वाले स्फीयर का रेडियस हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और इस वाले स्फीयर का अगर रेडियस देखें सेकंड वाले का तो इस वाले स्फीयर का रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और थर्ड वाले का स्फीयर का रेडियस हमें दे रखा है कितना, इसका रेडियस हमें दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, R1 R2 और R3 यहाँ पे दे रखा है, और जो हमारे पास एक काम करते हैं इस R1 R2 R3 को स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा स्फीयर है तो स्मॉल में लिखते हैं, सेंस बनेगा। तो R1 R2 R3, और ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका रेडियस हमें नहीं पता है, ये निकालना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 छोटा छोटा बॉल है, ठीक है। वो तीनों बॉल को आपने क्या किया, कॉपर का बॉल है, वो तीनों बॉल को आपने जो है वो गर्म किया, हीट करके पिघलाया, और पिघला के जो भी मटेरियल आपको मिला है, जितना कॉपर आपको मिला है, आपने उन सारे कॉपर का क्या किया, आपने उन सारे कॉपर का मिला के, उन सारे कॉपर को मिलाकर एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि जो बड़ा वाला स्फीयर बना है उसका आपका रेडियस कितना होगा, ये आपको पता करना है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम लोग इस वाले को देखें तो इस वाले में हम लोगों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस वाले का जो हमारा वॉल्यूम है वो हो जाएगा आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4/3 3 का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो इस वाले केस में हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वाले केस में जो हमारा वॉल्यूम है वो हो जाएगा 4/3, तो वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब के जगह पे आपका हो जाएगा 4 का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस वाले को आप देखो तो इस वाले में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 को 4/3 वैसे ही रह जाएगा, और पाई आर क्यूब यानी कि 5 का क्यूब हो गया ये चीज, ओके।
अब ये वाला जो आपका स्फेयर है, ये जो नया स्फेयर आप देख रहे हो, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे इस वाले स्फेयर का, तो इस वाले स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई की जगह पे पाई ही रहेगा और कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं इसको V1 कर देता हूँ, इसको V2 कर देता हूँ और इसको V3 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे आए और आकर देखें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें क्या पता है कि जो हमारे पास V है ना, वो एक्चुअल में क्या होगा? V1 यानी कि आपका पहला वाला स्फेयर, उसके बाद V2 यानी दूसरा वाला छोटा स्फेयर और V3 यानी तीसरा वाला छोटा स्फेयर। इन तीनों स्फेयर को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद, इन तीनों स्फेयर का वॉल्यूम को जोड़ने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो मेरे बड़ा स्फेयर का वॉल्यूम होगा। बिल्कुल यहाँ तक सेंस बन रहा है हमारा। तो अब बड़ा वाला स्फेयर का वॉल्यूम क्या है? तो 4/3 और उसके बाद हमारा पाई और आर क्यूब है, यही है बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम। और बाकी जो तीनों स्फेयर है उसका वॉल्यूम क्या है भाई? तो पहले वाले का हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो गया। दूसरे वाले का अगर हम लोग देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि आपका 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4 का क्यूब यहाँ पे है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे चलें और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं। देखो, इसको करने का एक इजी भी फॉर्मूला था, लेकिन मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ आए कि प्रोसेस क्या है। यहाँ पे सबको अगर आप देखोगे तो 4/3 कॉमन है, तो सब में 4/3 पाई कॉमन है। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा? पहले वाले केस में आपका 3 का क्यूब बच जाएगा, दूसरे वाले केस में आपका 4 का क्यूब बच जाएगा, तीसरे वाले केस में आपका 5 का क्यूब बच जाएगा। बात हो गया खत्म। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? अगर आप चाहते तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे वाला। ठीक है, उतना इलेबोरेट करने का जरूरत नहीं था। डायरेक्ट आप क्या करते? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये भी सिंपल सा फॉर्मूला आप अप्लाई करते और R1 R2 R3 का वैल्यू पुट कर देते, लेकिन इलेबोरेट किया ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4/3 पाई दोनों साइड है तो वो कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ आर क्यूब। अंदर में आप देखोगे तो 3 3 9 और 9 3 हो जाएगा 27 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब आपका हो गया 64, तो यहाँ पे हम लोग 64 लिख देंगे। उसके बाद हो गया आपका 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब आपका हो गया 125 में भी ना, तो 5 का क्यूब हो गया 125, तो 125 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, इसको फर्दर आप आगे लेके चलो तो क्या पता चलेगा कि जो आर है आपका वो एक्चुअल में क्या है? आर क्यूब जो है वो एक्चुअल में आपको तीनों को प्लस कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 27 के बाद प्लस 64 और प्लस 125, यानी कि कहीं ना कहीं 216 आ रहा है। ठीक है, इसको और फर्दर लेकर जाओ तो r इज इक्वल्स टू आपका निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़ा वाला स्फेयर है, जो कि तीनों स्फेयर, छोटा जो तीनों स्फेयर था उसको मेल्ट करके जो बनाया गया है, उस स्फेयर का जो आपका रेडियस होगा वो एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर होगा। निकल गया, एकदम सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये बोला है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फेयर इज कट इन सच अ वे दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फेयर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द प्रीवियस वन। यानी कि एक आपके पास बड़ा सा स्फेयर है, आपने उसको क्या किया? कट किया है। यानी मान लो आपके पास कोई एक बड़ा सा बॉल है, उस बॉल को आपने क्या किया? कट किया, और कट करके उसी बॉल को क्या किया है? आपने एक छोटा बॉल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि जो आपका छोटा वाला बॉल जो बना है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो आधा है जो ओरिजिनल बॉल आपके पास था उसका। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द पोर्शन कट ऑफ। आपको क्या करना है? आपको रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालना है जो पोर्शन आपने कट कर दिया है उसका, और जो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास बच गया है स्फेयर का, यानी कि जो स्मॉल स्फेयर आपके पास बचा है उसका, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका और जो आपके पास नया स्फेयर है उसका, उन दोनों का वॉल्यूम का क्या निकालना है? आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे कि वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। ठीक है, तो जो आपके पास जो ओरिजिनल स्फेयर था, ओरिजिनल स्फेयर जो आपके पास था उसका वॉल्यूम को आप क्या करें? उसका जो रेडियस है ना उसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लेट लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर, यानी कि जो नया स्फेयर आपके बना है उसका रेडियस यहाँ पे लिखते हैं, तो रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर क्या हो गया हमारा? रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फेयर पता चल गया आपको, रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर आपको पता चल गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ पे दोनों का कर्व सरफेस निकाल लेना है सिंपली। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर को OS से डिनोट कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ओरिजिनल स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ
न्यू स्फीयर यानी कि NS अगर मैं लिखूं तो उसका क्या हो जाएगा, उसका भी 4πr² होगा यानी कि 4πr²। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दोनों में रिलेशन दिया हुआ है कि जो आपका नया वाला जो स्फीयर बना है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो आधा है किसके, जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके। तो यहाँ पे हम लोग उसी के हिसाब से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो आपका 4πr² होगा, स्मॉल r² होगा, यानी कि नया वाला जो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा वो बेसिकली आपका ओरिजिनल वाले का आधा होगा, ओरिजिनल वाले का आधा होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें पता है बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग इजीली निकाल पाएंगे कि जो हमारा कैपिटल R² है वो एक्चुअल में 2 स्मॉल r² के बराबर है, और जो हमारा कैपिटल R है वो आपका √2 और R के बराबर है। बात खत्म। ये आपका रिलेशन निकल गया किसके किसके बीच का, ओरिजिनल वाले स्फीयर का और जो आपके पास छोटा वाला स्फीयर है उसका आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया उन दोनों का रिलेशन रेडियस के बीच का। ठीक है, अब क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में बात किया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, तो हम लोग यहाँ पे न्यू स्फीयर का वॉल्यूम अगर देखें तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ यानी स्मॉल r³। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर था उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³। ठीक है, लेकिन हम लोग कैपिटल R³ का हम लोगों ने वैल्यू निकाला है स्मॉल r में। देखो यहाँ पे कैपिटल R का वैल्यू हमने स्मॉल r में यहाँ पे निकाला है, तो हम लोग इसको वहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 की जगह पे 4/3 रहेगा, पाई की जगह पे पाई रहेगा, लेकिन इसके जगह पे क्या हो जाएगा √2 और अंदर में r³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल भैया। अब इन दोनों के आपने निकाल लिया, निकालने के बाद आपका वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ यानी वो पोर्शन जो कि बर्बाद हो चुका है उसका कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल जो आपका ओरिजिनल स्फीयर था, तो मेरा ओरिजिनल स्फीयर था 4/3 पाई √2 का r³। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल स्फीयर था। जब मैंने उसको कट किया, कट करने के बाद जो नया स्फीयर बना उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन मेरा कट ऑफ हो गया, यानी कितना पोर्शन मेरा कटा है, उससे ये मेरे को पता चल जाएगा। फिर से समझिए, आपके पास एक बड़ा सा बॉल है, आपने उसको काट दिया, काट के एक नया छोटा बॉल बनाया। अब अगर आप बड़े वाले बॉल का वॉल्यूम को माइनस कर दो छोटे वाले बॉल के वॉल्यूम से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना पोर्शन कट ऑफ किया है। राइट, एग्जैक्टली वही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, आप कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4/3 पाई और अंदर में क्या बच जाएगा, ये आपका जो √2 r³ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपका हो गया 2√2 r³। ठीक है, माइनस यहाँ पे 4/3 पाई तो हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ बच गया आपका r³। अगर हम लोग इसको चाहे तो हम लोग अगेन लिख सकते हैं 4/3 पाई, दोनों में r³ है तो r³ को कॉमन लेके अंदर में हम लोग सिर्फ रख सकते हैं 2√2 - 1। ठीक है, अब ये वाला जो वॉल्यूम आपका निकला है ये कट ऑफ पोर्शन का, यानी इतना आपने क्या कर दिया है, नए वाले जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर था उससे आपने इतना पोर्शन जो है वो काट के फेंक दिया है, या फिर कुछ भी आपने किया होगा, बेसिकली कट चुका है इतना पोर्शन। ठीक है, अब हमें किसका रेशियो निकालना है, रेशियो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन कट ऑफ और न्यू और रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है, रिमेनिंग पोर्शन जो आपके पास ओरिजिनल स्फीयर मतलब जो आपके पास नया स्फीयर बचा है वही तो आपका रिमेनिंग पोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ इज टू रिमेनिंग पोर्शन, कट ऑफ इज टू रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो कट ऑफ इज टू रिमेनिंग पोर्शन का हमें क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है। तो हम लोग कट ऑफ इज टू रिमेनिंग पोर्शन का रेशियो निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कट ऑफ पोर्शन का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो क्या है, वो है 4/3 पाई r³ और ब्रैकेट में 2√2 - 1 और उसको इस 2 कर देंगे किसके साथ, उसका कर देंगे हम लोग जो नया वाला हमारा स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई r³ हो गया। दोनों में 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ कॉमन है तो वो कट जाएगा, कट कर जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 2√2 - 1 और इस 2 1। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया हो क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन अगर दिमाग को शांत करके एकदम बेसिक चीज पे ध्यान दीजिएगा तो आपको एकदम इजी लगेगा। बस इतना ध्यान देना है, कट ऑफ पोर्शन का मतलब हो गया वो पोर्शन जो कि बर्बाद हो गया है, रिमेनिंग पोर्शन का मतलब हो गया वो पोर्शन जो कि आपका नया वाला स्फीयर का पोर्शन है।
राइट। रिमेनिंग पोर्शन तो वही हुआ ना, बाकी तो कट हो गया, बाकी तो बर्बाद हो गया। रिमेनिंग पोर्शन यानी कि जो नया स्फीयर आपके पास बना है छोटा वाला, वो हो गया रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास आपको समझ आया हो और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया उससे आपको कुछ नॉलेज मिला हो और आपको ये आइडिया लगा हो कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।